नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सर्वाइवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी 100 प्रश्नों की सीरीज है जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा कि चमोली जिले का क्षेत्रफल। बेसिक सा क्वेश्चन है कि चमोली जिले का क्षेत्रफल कितना है। और चमोली जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार 8030 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका कुल क्षेत्रफल है। और चमोली जिला क्या है, सबसे बड़ा जिला है हमारे क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो चमोली जिला उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 8030 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका कुल क्षेत्रफल है। और दूसरा जिला हमारा उत्तरकाशी है और इसका जो क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का तो 8016 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी का कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो यह नरसिंह ताल व आदि मातृका ताल कहाँ है। तो नरसिंह ताल व आदि जो मातृका ताल है तो यह दोनों ताल कहाँ स्थित हैं, तो ये दोनों ताल चमोली जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि बाराहोती, मार्चयोग, लातूधुरा, टोपीधुंगा दर्रा कहाँ स्थित है। बाराहोती, मार्चयोग, लातूधुरा, टोपीधुंगा दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये जो प्रमुख दर्रे हैं बाराहोती, मार्चयोग, लातूधुरा और टोपीधुंगा ये चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य हैं। तो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य हैं ये प्रमुख दर्रे। और दर्रा क्या होता है, दर्रा एक संकरा रास्ता होता है जो वृहत हिमालय से लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तो ये इन सभी को जोड़ने वाले जो रास्ते होते हैं, घाटियों में जो रास्ते होते हैं तो इन्हीं संकरे रास्तों को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो ये प्रमुख दर्रे हैं या प्रमुख रास्ते हैं बाराहोती, मार्चयोग, लातूधुरा, टोपीधुंगा जो चमोली और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है चमोली के किस प्रसिद्ध घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। तो चमोली के वह कौन सी प्रसिद्ध घाटी है जिसमें मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं, तो वह प्रमुख घाटी है पोखरी व पिंडर घाटी। तो पोखरी और पिंडर घाटी चमोली में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो मैती आंदोलन पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है मैती आंदोलन और इसके प्रवर्तक हैं कल्याण सिंह रावत जी। तो कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा आंदोलन का प्रारंभ 1996 में किया गया था। मैती नामक जो आंदोलन था तो यह कल्याण सिंह रावत द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है किसने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। तो हिमालय बचाओ और देश बचाओ का नारा देने वाले व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद भी हैं, इनके द्वारा हिमालय बचाओ और देश बचाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि गौचर को किस वर्ष स्वच्छ टाउन पुरस्कार मिला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौचर को किस वर्ष स्वच्छ टाउन पुरस्कार मिला। तो ये मिला 2019 में और गौचर है चमोली में स्थित है। तो गौचर को स्वच्छ टाउन पुरस्कार मिला 2019 में। अगला प्रश्न है कि माणा गांव किस जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। तो माणा गांव या चमोली जिले में स्थित सीमांत गांव है और यह भोटिया की जो मारसा जनजाति है इसका ग्रीष्मकालीन आवास भी है। तो माणा गांव या उत्तराखंड का सीमांत गांव है, सीमांत जिले चमोली में स्थित है। तो यह ग्रीष्मकालीन आवास है भोटिया की मारसा जनजाति का। अगला प्रश्न है कि नंदा राजात यात्रा की कुल लंबाई। तो नंदा राजात यात्रा की कुल लंबाई है 280 किलोमीटर। तो 19-20 दिन में होने वाली यह यात्रा है नंदा राजात और इसकी कुल लंबाई 280 किलोमीटर के आसपास है। अगला प्रश्न है नंदा देवी के ससुराल का क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा है। तो नंदा देवी यात्रा का जो ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है तो यह है कुलसारी। तो कुलसारी नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन कब किया गया। तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन किया गया है 2016 में गौचर में। तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का कहाँ स्थित है, गौचर, और इसकी स्थापना की गई 2016 में। अगला प्रश्न है राजकीय मंडुवा अनुसंधान संस्थान। तो राजकीय मंडुवा अनुसंधान संस्थान ये स्थित है पीपलकोटी चमोली में। तो पीपलकोटी चमोली में स्थित है राजकीय मंडुवा अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है कि नंदप्रयाग का मूल नाम क्या है। तो नंदप्रयाग का मूल नाम था कंडासू। तो नंदप्रयाग का मूल नाम या प्राचीन नाम क्या था, कंडासू। अगला प्रश्न है कि देहरादून स्वतंत्र रूप से कब जिला बना। तो देहरादून वैसे जिला 1817 में बना था, लेकिन उस समय यह सहारनपुर मंडल से अटैच डिस्ट्रिक्ट बना था। लेकिन 1871 में यह स्वतंत्र जिले के रूप में बनता है। तो 1871 में देहरादून स्वतंत्र जिला बनता है और 1817 में यह अटैच डिस्ट्रिक्ट रहता है। अगला प्रश्न है कि देहरादून नगर निगम कब बना।
तो देहरादून नगर निगम की स्थापना की जाती है 9 दिसंबर 1998। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देहरादून नगर निगम कब बना। तो देहरादून नगर पालिका परिषद से 9 दिसंबर 1998 को नगर निगम बना। अगला प्रश्न है कि देहरादून जिला उत्तराखंड का कौन सा या किस प्रकार का जिला है। तो जो देहरादून जिला है तो यह राज्य का पश्चिमी जिला है। तो राज्य का पश्चिमी जिला है देहरादून। पूर्वी जिला है हमारा पिथौरागढ़, उत्तरी जिला हमारा उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला हमारा उधम सिंह नगर है। तो देहरादून या पश्चिम में स्थित है तो यह राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। अगला प्रश्न है कि माई गॉड फॉल कहाँ स्थित है। तो माई गॉड फॉल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून चक्राता में। तो चक्राता में स्थित है माई गॉड फॉल। अगला प्रश्न है कि पटना जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो राज्य में पटना जलप्रपात स्थित है ऋषिकेश के पास पौड़ी में स्थित है पटना जलप्रपात। तो ऋषिकेश के पास स्थित है और यह पौड़ी में आता है। तो पटना जलप्रपात ऋषिकेश पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कांसरो ताल कहाँ है। तो कांसरो ताल स्थित है रायवाला, और रायवाला देहरादून में आता है। तो कांसरो ताल कहाँ स्थित है, तो यह रायवाला देहरादून में स्थित है कांसरो ताल। अगला प्रश्न है कि लच्छीवाला बटरफ्लाई पार्क की स्थापना कब हुई। तो लच्छीवाला देहरादून में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की गई 2016 में। तो 2016 में स्थापित किया जाता है लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क। अगला प्रश्न है कि राजा विजय सिंह स्मारक कहाँ स्थित है। तो राजा विजय सिंह स्मारक स्थित है कुंज बहादुरपुर हरिद्वार में। तो कुंज बहादुरपुर हरिद्वार में स्थित है राजा विजय सिंह का स्मारक। अगला प्रश्न है कि पौराणिक समय में कनखल किसकी राजधानी थी। तो पौराणिक समय में कनखल दक्ष प्रजापति की राजधानी थी, और ये जो भगवान शिव हैं ये उनके ससुर थे। तो दक्ष प्रजापति की राजधानी रहती है हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में, और कनखल जो स्थान है इसका प्राचीन जो पौराणिक ग्रंथ हैं इसमें उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है रुड़की में, और इसकी स्थापना हुई 1947 में। अगला प्रश्न है बंगाल सेपर्स एवं माइनर्स की स्थापना कब हुई। तो बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स की स्थापना ये 1853 में की गई, और ये भी रुड़की में की गई है। अगला प्रश्न है टेरी जनपद का क्षेत्रफल कितना है। तो टेरी जनपद का क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर। तो टेरी जनपद का जो क्षेत्रफल है तो ये है 3642 वर्ग किलोमीटर इस टेरी जनपद का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि जोराई बुग्याल कहाँ स्थित है। तो जोराई बुग्याल ये भी टिहरी जिले में स्थित है जोराई बुग्याल। अगला प्रश्न है कि तुरंगबली को किस जिले में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो तुरंगबली नामक जो लोक देवता है तो इसकी पूजा की जाती है टिहरी में। तो टिहरी जिले में पूजे जाते हैं तुरंगबली नामक लोक देवता। अगला प्रश्न है कि वैनसांग ने उत्तरकाशी को क्या कहा। तो वैनसांग ने उत्तरकाशी को शत्रुघ्न नाम से पुकारा था। वैनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है कि सुमेरु पर्वत कहाँ स्थित है। तो सुमेरु पर्वत स्थित है उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में जो थलाइया सागर पर्वत श्रृंखला है तो उसी में स्थित है सुमेरु पर्वत। अगला प्रश्न है कि बास्पा घाटी कहाँ स्थित है। तो बास्पा घाटी हर्सिल उत्तरकाशी में स्थित है बास्पा घाटी। अगला प्रश्न है कि देवरिया ताल को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है। देवरिया ताल स्थित है रुद्रप्रयाग में, और इसको पुराणों में कहा जाता है इंद्र सरोवर। इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है देवरिया ताल को। अगला प्रश्न है कि त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास कौन सा कुंड स्थित है। तो त्रिजुगी नारायण के मंदिर के पास सरस्वती कुंड स्थित है। तो त्रिजुगी नारायण जो मंदिर है यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, और इसके पास सरस्वती कुंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि बाणासुर गढ़ कहाँ स्थित है। तो बाणासुर गढ़ भी गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में स्थित है बाणासुर गढ़। तो जो राक्षस बाणासुर था तो उसका गढ़ स्थित है गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि अन्नकूट या भतूज उत्सव केदारनाथ में कब मनाया जाता है। तो अन्नकूट या भतूज उत्सव केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पहले या केदारनाथ में मनाया जाता है अन्नकूट या भतूज उत्सव। अगला प्रश्न है कि दिव्य शिला व भैरव शिला कहाँ स्थित है। तो दिव्य शिला व भैरव शिला ये स्थित है केदारनाथ में। तो दिव्य शिला और भैरव शिला कहाँ स्थित है केदारनाथ में। और कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सी शिला कहाँ स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, दिव्य शिला और भैरव शिला ये कहाँ स्थित है। तो ये केदारनाथ में स्थित है दोनों शिलाएं। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई। तो गढ़वाल उत्तराखंड में वर्तमान में हमारे दो मंडल हैं कुमाऊं और गढ़वाल। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई 1 जनवरी 1969 में। दिसंबर 1988 में 1968 में इसकी घोषणा की जाती है, और उसके बाद 1 जनवरी 1969 को
गढ़वाल मंडल की स्थापना की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार थे सच्चिदानंद भारती। तो सच्चिदानंद भारती एक शिक्षक थे, तो उनके द्वारा पानी राखो आंदोलन प्रारंभ किया गया था पौड़ी जिले में। अगला प्रश्न है कि कोटद्वार किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो कोटद्वार ये जो कोटद्वार शहर है यह पौड़ी जिले में स्थित है और यह खो नदी के तट पर स्थित है। तो कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा है? तो यह है खो नदी। अगला प्रश्न है कि गुजरू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो गुजरू आंदोलन के प्रणेता राम प्रसाद नौटियाल जी थे। 1942 में यह आंदोलन चलाया गया था, गुजरू आंदोलन, और यह पौड़ी जिले में चलाया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए तो गुजरू आंदोलन पौड़ी जिले में चलाया गया था राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में। और गुजरू को गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है। यूके ट्रिपल के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गढ़वाल का बारदोली, तो गुजरू जो क्षेत्र है इसको गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? तो लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? कालू डांडा। और वर्तमान में लैंसडाउन का जो नाम है इसको परिवर्तन करने की बात कह रहे हैं। तो लैंसडाउन का जो पुराना प्राचीन नाम क्या था? कालू डांडा। अगला प्रश्न है कि राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर स्थित है देवलगढ़ पौड़ी में। तो राजराजेश्वरी पंवारों की कुल देवी थी और देवलगढ़ पंवारों की दूसरी राजधानी थी। तो राजराजेश्वरी का देवलगढ़ में मंदिर अजयपाल द्वारा, जो पंवार शासक अजयपाल था, तो उनके द्वारा बनवाया गया था देवलगढ़ में। अगला प्रश्न है कि दनगल मेला कहाँ लगता है? तो दनगल मेला लगता है सतपुली में और ये पौड़ी में स्थित है और यहाँ पर शिवरात्रि को दनगल मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि चंडाक मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंडाक मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ में। चंडाक मंदिर स्थित है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है कि जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुनस्यारी को। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है, तो जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी। अगला प्रश्न है कि जौल जेबी मेले की शुरुआत किसने की? तो जौल जेबी मेले की शुरुआत की गजेंद्र बहादुर ने। और यह जो काली और गोरी नदियों का संगम होता है जौल जेबी में, तो इसी तट पर यह मेला भी लगता है और गजेंद्र बहादुर द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि हिल यात्रा उत्सव किस जिले में धान रोपाई के समय मनाया जाता है? तो हिल यात्रा उत्सव यह पिथौरागढ़ जिले में धान रोपाई के समय मनाया जाता है और इस उत्सव को नेपाल की देन माना जाता है। तो हिल यात्रा उत्सव नेपाल की देन माना जाता है और यह पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है धान रोपाई के समय। अगला प्रश्न है कि गंगावली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो गंगावली महोत्सव का आयोजन किया जाता है पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ जिले में गंगावली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रायला कोट का किला कहाँ स्थित है? तो रायला कोट का किला ये भी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है रायला कोट का किला। उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि श्रावणी मेला किस प्रसिद्ध धाम में लगता है? तो श्रावणी मेला जागेश्वर धाम में लगता है। तो श्रावणी मेला किस प्रसिद्ध धाम में लगता है? तो ये लगता है जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा में स्थित है। अब इसके बाद सामान्य ज्ञान व सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न हमारा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 5 सीनियर जजों की टीम द्वारा की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में जो 5 सीनियर जजों की टीम होती है, तो इसको कहा जाता है कोलोजियम। तो कोलोजियम जो व्यवस्था है, तो इसके तहत ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्यागपत्र। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है। अगला प्रश्न है संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस बेकर द्वारा संसद भवन का निर्माण, वर्तमान में जो संसद भवन है, पुराना संसद भवन है, तो एडविन लुटियंस बेकर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के उप प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है कि जेवी वीटो का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्वारा जो वीटो का प्रयोग होता है,
तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा जेवी वीटो का प्रयोग किया गया। तो ऐसा प्रयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, या एकमात्र अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। और इसमें जो डाक संशोधन विधेयक 1986 था, तो इस पर इन्होंने जेवी वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव विवाद किस कोर्ट में पेश होगा। तो राष्ट्रपति का अगर चुनाव विवाद होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में यह पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख। तो संविधान में जो तदर्थ न्यायाधीश हो या स्थायी न्यायाधीश होते हैं, तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 127 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि किस शासकों की मुद्राओं पर एक साथ नंदी व शिव का अंकन एक साथ किया गया है। तो ये जो कुषाण शासक थे, तो इनकी मुद्राओं पर नंदी व शिव का अंकन एक साथ किया गया है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। अगला प्रश्न है कि 2025 तक किस देश में पहला तैरता शहर होगा। तो साउथ कोरिया में 2025 तक देश का पहला तैरता शहर होगा। अगला प्रश्न है तातीपाका तेल शोधन संयंत्र किस राज्य में है। तो यह है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है तातीपाका तेल शोधन संयंत्र। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सिकंदराबाद में। अगला प्रश्न है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना। तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पर है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह चिनाब नदी पर बनी हुई है बगलिहार जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह किस राज्य से प्रारंभ हुआ। तो सन्यासी विद्रोह प्रारंभ हुआ बंगाल राज्य से। तो पश्चिम बंगाल से प्रारंभ होता है सन्यासी विद्रोह का। अगला प्रश्न है कि सोने का रेशा कहा जाता है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है, तो सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। तो जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कपास उत्पादन में भारत का स्थान। तो कपास उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम स्थान है। तो कपास उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है यह प्रथम है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई। तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण जो नीति है यह 2001 में अपनाई गई। अगला प्रश्न है विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है यह कनाडा है। अगला प्रश्न है भारत में गार्जियंस ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। तो भारत में गार्जियंस ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को गार्जियंस ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर की राजधानी। अगला प्रश्न है इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक है महात्मा गांधी। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम नामक पुस्तक किसकी है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है हाल ही में 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो 7वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया गोवा में। तो गोवा में आयोजित किया गया था 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। और ये प्रश्न क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यूरेनियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो यूरेनियम मुख्यतः पाया जाता है झारखंड में। तो यूरेनियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है झारखंड में। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया की शुरुआत। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से प्रारंभ किया गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप। तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप या टेबल टेनिस में होता है इलेक्ट्रा गोल्ड कप। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो बिट में मापी जाती है कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध में अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था। तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक महान था तो उसके द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया। अगला प्रश्न है नागरहोल नेशनल पार्क। तो यह कर्नाटक में स्थित है, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक। और अंतिम प्रश्न है कि अंतिम संविधान संशोधन। तो वर्तमान में जो अंतिम संविधान संशोधन 104वां 2019 में किया गया। इसके बाद हिंदी के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि हिंदी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है, किसने कहा था। तो हिंदी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है, तो यह कहा था विलियम कैरी ने 1816 में। 1816 में विलियम कैरी ने कहा था कि हिंदी क्या है, एक प्रदेश की भाषा नहीं है बल्कि देश में सर्वत्र यानी हर जगह बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था। तो हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा तो ये कहा था जॉर्ज ग्रेशन ने। तो जॉर्ज ग्रेशन के द्वारा हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा गया। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो राजभाषा अधिनियम जो 1963 आया था
तो इसमें कुल धाराएं थी 9 कुल इसमें कितनी धाराएं थी? 9 धाराएं। अगला प्रश्न है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो एक छोटे क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है तो यह बोली कहलाती है। अगला प्रश्न है कि या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो या रा ला वा ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा तो ये है, ये अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा उपरि धन उक्त। तो इसमें उपरि धन उक्त क्या हो जाएगा? उपयुक्त। तो इसमें ई धन उ मिल रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगी? यण संधि। अगला प्रश्न है, दोपहर शब्द का कौन सा समास है? दोपहर शब्द में कौन सा समास है? तो दोपहर शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा द्विगु समास। और द्विगु समास में क्या होता है कि उसका जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है। तो इसमें क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2। तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा, तो इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चले कि इस शब्द का जन्म कहाँ हुआ है तो उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक। तो क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक कौन सा है? तो यह है कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? क्रिया से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मैं कलम से लिखता हूँ में कौन सा कारक है? तो मैं कलम से लिखता हूँ इसमें करण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता गई होगी में कौन सा काल होगा? तो सीता गई होगी इसमें क्या होगा? संदिग्ध भूत हो जाएगा। गई होगी तो ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो ये पहला है स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। तो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं अर्थ के आधार पर, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अगला प्रश्न है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्रता ये बना है चरित्र मूल शब्द से। चरित्र मूल शब्द हो गया, बाकी सच और ता क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय हो जाएगा और सच क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग हो जाएगा। तो चरित्र शब्द है या मूल शब्द है। अगला प्रश्न है, शिव विशेषण है तो शिव का विशेषण क्या होगा? तो शिव का विशेषण हो जाएगा शैव। तो शिव का विशेषण क्या होगा? शैव। अगला प्रश्न है कि चतुर शब्द का विलोम होगा। तो चतुर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चतुर का हो जाएगा मूढ़। मूढ़ यानी बुद्धिहीन तो ये या बेवकूफ़। तो चतुर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मूढ़। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहा जाता है सुग्रीव। तो सुग्रीव जिसकी गर्दन सुंदर है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर नामक जो उपन्यास के लेखक हैं ये हैं विष्णु प्रभाकर, और 1993 में इन्होंने अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास लिखा था। अगला प्रश्न है, हम जो देखते हैं नामक काव्य के लेखक कौन है? तो हम जो देखते हैं नामक काव्य के लेखक हैं मंगलेश डबराल, और इन्होंने 2000 में यह लिखा था। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि उच्चारण के आधार पर कंठ तालव्य स्वर है। तो उच्चारण के आधार पर कंठ तालव्य स्वर होते हैं ए। तो उच्चारण के आधार पर कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं? ए स्वर होते हैं कंठ तालव्य, और ओ और अ स्वर होते हैं कंठोष्ठ। तो ये उच्चारण के आधार पर कंठोष्ठ होते हैं, और ए क्या होते हैं? ये कंठ तालव्य होते हैं। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।